नमस्कार, फिर से स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है नितिन जाट और हम आज आपके सामने फिर से एक छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट जीटी के लिए भी और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए तो है ही, वो है जैव विविधता संरक्षण या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, है ना। अब देखो, लगातार आप देखते हो हमारे जैसे सीओपी होता है, क्योटो प्रोटोकॉल हो रहा है ना, COP20 या फिर आप देखते हो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे होता है ना। सम्मेलन होते रहते हैं, उनमें बार बार क्लाइमेट पे बात आती है, वातावरण पे या इन्वायरमेंट की बात आती है, बार बार इन्वायरमेंट की बात आती है। और आप लोग देखते हो कि इसकी जरूरत क्या है ना। आप जानते हैं जैसे ग्रेटा थनबर्ग है, 2021 में 2021 में टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर थी। पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे आंदोलन चलते रहे हैं जैव विविधता के लिए, पेड़ बचाओ, जंगली जानवरों को बचाओ या प्रकृति को बचाओ, है ना। प्रकृति मतलब कोई लड़की की बात नहीं कर रहा, नेचर, ठीक है, इसको बचाओ। तो बार बार ये आंदोलन चल रहे हैं। जैसे हमारे भारत में जैसे चिपको आंदोलन, आप मशहूर आंदोलन सुनते हो, अमृता देवी बिश्नोई, है ना। 1731 था या शायद, आई डोंट नो, कंफर्म मुझे पता नहीं है, पर 1700 कुछ था। उसमें जोधपुर के खेजड़ी गांव में उन्होंने अपनी दो बेटियों के साथ प्राण न्यौछावर किए। चिपको आंदोलन शुरू हुआ, आधुनिक मॉडर्न चिपको आंदोलन गढ़वाल में आरंभ हुआ, ठीक है। गढ़वाल जो इसका उत्तराखंड का एरिया है, हिमाचल का एरिया है वहाँ पे। और फिर ये मूवमेंट बना, सुंदरलाल बहुगुणा उसके प्रेरणा रहे, जिनका अभी 2022 में मई में शायद डेथ हुई है एम्स ऋषिकेश में। तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन चलते रहते हैं। तो इनकी क्या जरूरत है आखिर? ये बायोडाइवर्सिटी शब्द क्या है? बायोडाइवर्सिटी होता है विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, गाय, भेड़, है ना। ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे चींटियों, है ना, पृथ्वी पे चींटियों की 20,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, मछलियों की 28,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जैसे 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 ये कम होती जाती है ना, तो प्रकृति है या इकोसिस्टम है, परितंत्र है, वो लगातार सड़ता जाता है, खत्म होता जाता है। समझ में आ रही बात? इनका हर एक जीव का जरूरी है रहना, पृथ्वी पे रहना, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, मानव के सर्वाइवल के लिए। मानव ये चीज समझता नहीं है और उसको लगातार खत्म करते जा रहा है, मानवीय क्रियाकलापों की वजह से ही हो रही है ना। जैसे एक डाटा बताता हूँ आपको कि जो कोस्टल रीजन्स हैं, तटीय क्षेत्र हैं, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने अपने आवास छुट्टियां बिताने के लिए पर्वत, जो जहाँ पे समुद्र होता है वो पर्वत से आके मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, सी फेसिंग अपार्टमेंट होता है। वहाँ पे 7-8 दिन छुट्टियां मनाने के लिए उन्होंने क्या किया, आवास बना लिए जंगलों को काट के। और आवास बनाने से वहाँ पे 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई बेटा। पक्षियों का नंबर नहीं बोल रहा हूँ, प्रजाति बोल रहा हूँ, विलुप्त हो गई, खत्म हो गई, है ना। आ रही बात समझ में? तो इससे क्या होता है, एक अनबैलेंस, बैलेंस खराब हो जाता है नेचर का, है ना। और वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करता है ना। आज नहीं करेगा तो कल करेगा। तो फिर सवाल उठता है कि इसका कंजर्वेशन कैसे करें और इसका कंजर्वेशन किस तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए हैं, दो तरीके से इसका कंजर्वेशन हम कर सकते हैं। एक होता है इन सीटू, इन सीटू को हिंदी में बोलते हैं स्वस्थानी, स्वस्थानी, स्वस्थानी से बोलते ही समझ में आ गए, खुद के स्थान पे। और एक्स सीटू होता है ना, वो होता है बाह्य स्थानी। बाह्य स्थानी का मतलब समझ गए, बाह्य स्थानी लिखते ही बाह्य स्थानी। तो इन सीटू का मतलब होता है कि कोई जंगली जीव, कोई भी जीव, जंगली जरूरी नहीं है, कोई भी जीव, कोई भी जंतु, कोई भी पादप, उसको अगर हम खुद के उसके स्थान पे जहां पे वो रहता है ना, द कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटाट, उसके प्राकृतिक आवास में ही उसका संरक्षण करें। जैसे आप राष्ट्रीय उद्यान देखते हो, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, है ना, आप देखते हो ये इसका बायोस्फीयर रिजर्व देखते हो। ये सब क्या है, उसमें कोई बाहर से थोड़ी पेड़ पौधे ला के लगाते हैं, वो तो हम नेचुरल हैबिटाट में रखते हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है कि उसके खुद के आवास को ही हम संरक्षित कर दें, प्रोटेक्शन दे दें और उसको संरक्षित करें। एक हो सकता है कि जैसे जू, है ना, चिड़ियाघर, उसमें भी प्रोटेक्शन नहीं देते हम, लेकिन वो नेचुरल हैबिटाट नहीं है शेर का। तो ऐसी जगह पे जहां उसका नेचुरल हैबिटाट नहीं है, बाहर से जीव को लाइए, आप बाहर से पादप को लाइए। जैसे बोटनिकल गार्डन, आप में से बहुत सारे होंगे वो बंगाल के स्टूडेंट्स होंगे, आपके जेसी बोस, आपका बोटनिकल गार्डन है वहाँ बंगाल में, और बहुत फेमस बोटनिकल गार्डन है। आप वहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ पौधों को देखेंगे जो कहीं पे बंगाल में नहीं मिलते या इंडिया में नहीं मिलते, बाहर से है। तो वो बाहर से या इंडिया के किसी कोने में आज खत्म हो चुके हैं, पर केवल वहीं जेसी बोस गार्डन, बोटनिकल गार्डन में मिलते हैं।
वो है बाहर से लाके जीव को कृत्रिम आवास में संरक्षित रखना, है ना। तो ये कंजर्वेशन आउटसाइड फ्रॉम नेचुरल हैबिटाट अगर आप करो तो एक्स सीटू या बाह्य स्थानीय होता है। इन सीटू यानी कि स्वस्थानीय और एक्स सीटू यानी कि बाह्य स्थानीय संरक्षण। समझ में आ रही है बात। अब इन सीटू में क्या क्या हो सकता है ना। इन सीटू में बेटा देखिए सबसे पहला है हॉटस्पॉट, है ना। एक टेबल पे पूरी दुनिया के बायोलॉजिस्ट या इकोलॉजिस्ट बोलते हो या प्रकृतिविद बैठे और उन्होंने एक ऐसी जगह पे चिन्हित किया, ऐसी जगहों को 25 ऐसी जगह देखी उन्होंने जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी और वहां पे जो स्पीसीज थी या वहां पे जो प्रजातियां पाई जाती थी वो केवल वहीं मिलती थी और दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती थी, और उसको उन्होंने बोल दिया हॉटस्पॉट है ये। और जो हॉटस्पॉट जिस क्षेत्र में पड़ रहा था या जिस देश में पड़ रहा था वहां की सरकारों को ये बोला गया कि आप इस एरिया को कंजर्व कीजिए, संरक्षित कीजिए। तो पूरी दुनिया में सबसे पहले 25 हॉटस्पॉट देखे गए, बाद में उसमें 9 और जोड़ दिए गए। तो अब फिलहाल हॉटस्पॉट का नंबर है ना वो 34 है, 34 है, ठीक है। आरी भाषण में इनका जो एरिया है वो 2% एरिया है पूरे क्षेत्र का। पूरी दुनिया का जितना एरिया है ना उसका 2% एरिया है, वर्ड मतलब अर्थ मान सकते हो आप। तो 2% एरिया है पूरी दुनिया का, पूरी अर्थ का। लेकिन यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को जब से, ये बीडी का मतलब बायोडाइवर्सिटी है, बीडी पीने वाली बीडी नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी में जो लॉस हो रहा था उसकी रेट को 30% से कम कर दिया गया है। यानी कि जब से इनको प्रोटेक्शन दिया गया है हॉटस्पॉट को, ये वैसे 2% एरिया ही कवर करते हैं, लेकिन इनको प्रोटेक्शन देने के बाद में पूरी दुनिया में जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा था, जैव विविधता का नाश हो रहा था, उसको 30% रेट कम कर दी गई है उसकी। इंडिया में 3 हॉटस्पॉट है बेटा। पहला हॉटस्पॉट है इंडो बर्मा, दूसरा है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, है ना। श्रीलंका इंडिया में नहीं पड़ता पर वेस्टर्न घाट्स होते हैं जो कर्नाटका और महाराष्ट्र के किनारे हैं समुद्र के, वहां पड़ता है, ठीक है। और एक हिमालय, ये 3 हमारे इंडिया में हॉटस्पॉट है बेटा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में बायोस्फीयर रिजर्व भारत में 14 है, पुरानी, है ना, जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी है उसके हिसाब से। आजकल इनका नंबर बढ़ गया है, पर बायोस्फीयर रिजर्व 14 है। नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये नेशनल पार्क 90 है ना। आजकल इनका नंबर बढ़ गया है, पर पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से आपका आंसर वही जाएगा, है ना, बायोलॉजी में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448, है ना, देखिएगा। उसके बाद में सेक्रेड ग्रुप्स या पूज्य उपवन, आप हर एक एरिया में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, जैसे आप तुलसी वगैरह को तुलसी को पूछते हैं बहुत सारे, पीपल को पूछते हैं, बरगद को पूछते हैं, खेजड़ी को राजस्थान में पूछते हैं। आरी भाषा में आम के पत्ते लाते हो आप, अशोक के पत्ते लाते हो, हालांकि वो जो आप अशोक के पत्ते लाते हैं ना वो अशोक नहीं है, वो नकली अशोक है, ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे अगर आपको असली अशोक देखना हो ना, हम हर जगह जो अशोक लगाते हैं वो अशोक असली नहीं होता। आपको अगर असली अशोक देखना हो ना, आप कभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आइए, कभी भी जिंदगी में, है ना। आप अगर आपको एडमिशन मतलब आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किसी भी कारण से, है ना, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका हो नहीं पाया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, भगवान चाहे, भगवान करे सबका हो आपका, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वहां पे आप जैसे वीटी जाते हो, है ना, विश्वनाथ टेम्पल जाते हो, वो बीएचयू में घुसते ही सबसे पहले वहीं आते हैं लोग। तो वहां उससे पहले एक बोटनिकल गार्डन पड़ता है बीएचयू का, वहां पे आप घुसेंगे और वहां पे घुसते ही एक 4 दीवारी दिखेगी अलग से अंदर, उस बोटनिकल गार्डन के अंदर जो नेट से कवर्ड है ना, जाल से घिरी हुई है। उसमें आप घुसोगे ना तो उसके राइट कोने पे एक जो असली अशोक है वो दिखेगा आपको, है ना। तो वो अशोक देख लीजिएगा आप कभी आइए तो। इनको पूछते हैं। ऐसे ही अलग अलग एरिया भी हैं जिनको पूछते हैं, जैसे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला आपने सुनी होगी, इसमें बहुत सारे ऐसी ऐसी प्रजातियां रहती हैं, विश्नोई समाज आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद में खासी एंड जयंतिया पहाड़ियां, ये मेघालय में है, खासी और जयंतिया पहाड़ियां, इनको भी सुरक्षित रखा जाता है वहां के स्थानीय निवासियों द्वारा। ये 2 पहाड़ियां ऐसी हैं जहां पे पूरी दुनिया में कई स्पीसीज खत्म हो चुकी है पर वो यहाँ मिलती हैं। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, ये कर्नाटका और महाराष्ट्र के जो समुद्र तटीय इलाका है वो है। उसके बाद में सरगुजा, चंदा और बस्तर, ये मध्य प्रदेश की पहाड़ियां हैं जो पूज्य क्षेत्रों में आती हैं, सेक्रेड ग्रुप्स में, ठीक है, पूज्य उपवन है ये। तो इनको वैसे प्रोटेक्शन मिलता है वहां की स्थानीय प्रजातियों के द्वारा। ये इसमें कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें जीवों को बाहर से लाके रखा जाए। समझ में आ रही है बात आपको, है ना। अब इसमें एक एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने
पिछले से पिछले साल शायद ये इंसिडेंट हुआ था कि वो केन्या से कहीं से चीते लाए गए थे, है ना। तो वो एक्सेसिटू का एक स्पेसिफिक केस बन जाता है कि उसको केन्या से यहाँ लाया गया था। लेकिन ये जो है ये सभी इन सिटू हैं, खुद के आवास में ही उसको प्रिजर्व किया जाता है। ऐसे ही आप एक्स सिटू या बाह्य स्थान है जिसमें बाहर से जीव को लाया जाए और उसको संरक्षित किया जाए, है ना, जिसमें जूलॉजिकल पार्क, इसको जू बोलते हो आप, है ना, बोटनिकल गार्डन, है ना, बोटनिकल गार्डन, उसके बाद में वाइल्ड लाइफ पार्क्स भी जूलॉजिकल पार्क की तरह ही होते हैं, बस खुले होते हैं थोड़े से, है ना। उसके बाद में देख रहे हो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, है ना। आजकल क्या है कि जैसे जो अर्बन क्लास है, ऊपर वाली क्लास है, वो क्या करते हैं अपने स्पर्म या अपना जो एग होता है उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। अब स्पर्म एग यानी कि शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, उसको प्रिजर्व कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो आईवीएफ के द्वारा, जो आप परखनली शिशु बनाते हैं उसके द्वारा बच्चे पैदा किए जा सके, या फिर जो युग्मनज बनता है यानी कि शुक्राणु और अंडाणु उनका निषेचन होता है और जो प्रथम कोशिका बनती है उसका प्रिजर्वेशन कर लेते हैं, या फिर प्रथम कोशिका विभाजन करके 2 कोशिकाएं बनाती है, फिर 4 बनाती है, 2 से 3 बनती है पहले, क्योंकि उनमें से एक कोशिका पहले विभाजन कर लेती है। जैसे ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है, दोनों मिले ये युग्मनज बना, फिर ये विभाजन करके 2 कोशिकाएं बनाया, फिर इनमें से एक कोशिका पहले विभाजन कर लेती है, आ रही है समझ में, तो 3 कोशिकाएं बन गई, उसके बाद में 4 कोशिका बन गई, है ना, ये ऊपर वाली विभाजन कर गई। तो ये जो कोशिकाएं होती है ना, इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि विभाजन करके 4-5 सेल तक, 4 सेल तक, है ना, 8 ब्लास्टोमियर, 8 सेल तक, है ना, ब्लास्टोमियर हर एक सेल को बोलते हैं, 8 सेल तक, हर एक सेल में ये कैपेसिटी होती है कि वो पूरी की पूरी नए जीव जंतु, नए जीव को निर्माण कर सकती है, यानी कि इनमें टोटीपोटेंसी या पूर्ण शक्तता पाई जाती है। अब पूर्ण शक्तता क्या है आप बोलेंगे, इतना छोटा सेशन है ना हमारा कि पूर्ण शक्तता पे इतना आप ध्यान नहीं दे सकते। तो पूर्ण शक्तता होती है किसी भी कोशिका की ऐसी क्षमता जो विभाजन करके पूरे के पूरे जीव को निर्माण कर सके। जैसे आपके कट लग जाता है ना तो मरम्मत हो जाती है ना, वो आंशिक पूर्ण शक्तता होती है, इसको प्लूरिपोटेंसी बोलते हैं, है ना। हमारी भाषा में पूर्ण शक्तता का मतलब होता है एक कोशिका पूरे जीव को निर्मित कर दे, समझ में आई बात आपको। तो इनको संरक्षित कर देते हैं वो, और फिर फ्यूचर में कभी कोई किडनी खराब हुई, है ना, किडनी खराब हुई तो गए भाग भाग के जहां पे प्रिजर्व किया है वहां पे कि हमें हमारी सेल दो, और उससे किडनी बना ली। आपका हार्ट फेल हुआ तो हार्ट बना लिया, लीवर खराब हुआ तो लीवर। लेकिन अर्बन क्लास का पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, इसलिए अब प्रिजर्व करते किसमें है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है इस पे। लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर होता है -198, -198 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका टेम्परेचर, इस पे प्रिजर्व करते हैं बेटा इसको। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, और अगर बायोलॉजी के आप नहीं हो तो भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। और एक सीड बैंक्स, बीज बैंक बोलते हो, बहुत सारे ऐसे पादप हैं जिनकी लगातार ऐसी खबरें आती है कि ये पादप खत्म होने वाला है, ये पादप खत्म होने वाला है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इनके बीजों को संरक्षित करना शुरू किया। बीज बहुत साल तक खराब नहीं होते अगर आप उनको अच्छे इन्वायरमेंट में रखो तो इनके बीजों को संरक्षण करना स्टार्ट किया। तो यहाँ जहां पे जिस जगह पे बीजों को संरक्षित करते हैं उसको सीड बैंक या बीज बैंक बोलते हैं। जैसे पैसों को संरक्षण करने के लिए मनी बैंक जो होता है, वैसे ही सीड बैंक का मतलब होता है बीज बैंक, जहां पे आप बीज को या सीड को कंजर्व करते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं अपन कि कैसे एफर्ट हुए हैं, है ना, ऐतिहासिक क्या चीजें हुई हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए या फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को आप पर्यावरण संरक्षण से जोड़ सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो 1992 तो लिखित रिकॉर्ड है आपका। सबसे पहले 1960 के दशक में एक लेडीज थी रचल कार्सन, है ना, ये मराइन बायोलॉजिस्ट थी पहले, ध्यान रखिए, मराइन साइंटिस्ट थी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में ये समुद्रों, है ना, के विभाग में थी, है ना। मराइन मतलब ये फिश वगैरह जो मछलियां वगैरह हैं उनके सरकारी विभाग में काम करती थी। लेकिन आपने एक फेमस दवाई सुनी होगी डीडीटी, है ना, ये डीडीटी है, इसका उसी टाइम पे यूज हुआ था सबसे पहले, मतलब इससे पहले 1960 से पहले यूज हो चुका था इसका। और उस टाइम तक जब डीडीटी मार्केट में आया तो प्राइवेट कंपनियों ने इसका इतने अच्छे से, मतलब वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ है ना, द्वितीय वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में काम में लिया गया, है ना। और इटली वगैरह में बहुत ऐसे इसके पाउडर को ऐसे सरेआम छिड़का जाता था पेस्टिसाइड के तौर पर, ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं ना उनको मारा जा सके, आरी भाषा में। लेकिन अब इससे नुकसान क्या हुआ, ये कहानी लंबी है, मैं ये इतनी ज्यादा लंबी नहीं सुना पाऊंगा आपको। तो इससे क्या हुआ कि जो चीज आपको मारनी है, जैसे मान ली ये कीट पतंगा मारना है, इसके साथ साथ वो जो 9-10 नहीं मारने हैं वो भी खत्म हो गए,
क्योंकि आपने स्प्रे कर दिया। 9-10 में से एक ऐसा होता है जो आपको नुकसान पहुंचाता है, बाकी आपकी जमीन को, आपके एनवायरनमेंट को लाभ पहुंचाने वाला होता है। फूड चेन में कहीं ना कहीं उसका योगदान होता है। जैसे खेत में आप डीडीटी का छिड़काव कर दो तो खेत में ऐसे होते हैं बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया मान लीजिए जो नाइट्रोजन बढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सोइल फर्टिलिटी को या जमीन के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। आप जो गोबर वाली खाद डालते हो उसमें क्या होता है बेटा, यही माइक्रोब्स वगैरह होते हैं जो लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन आप डीडीटी वगैरह डालते हो तो वो भी जो लाभ पहुंचाते हैं वो भी खत्म हो गई। रचल कार्सन ने इसको सबसे पहले सब देखा और उन्होंने एक बुक छाप दी इसके ऊपर पूरी। उस बुक के शुरुआत के 50 पन्ने है ना, नेचुरल स्ट्रीम या फिर ऐसा साइलेंट स्प्रिंग के नाम से एक बुक थी इनकी, रचल कार्सन की, साइलेंट स्प्रिंग के नाम से। उस बुक में 50 पेज तो उन्होंने ऑथराइजेशन के लिए कि इस बुक को कोई चैलेंज ना कर सके, चैलेंज ना कर दे मार्केट में आती, इन्होंने 50 पेजों पे तो उन साइंटिस्टों के नाम लिखे जिन्होंने इस बुक को अप्रूव किया था पहले कि ये बुक में जो भी लिखा है वो सही है ना। और उसके बाद में उन्होंने इस डीडीटी के नुकसान वाले पूरी चीजें बताई, नुकसान वाले कि क्या क्या नुकसान हो सकता है। और इस घटना ने, जॉर्ज एफ कैनेडी थे उस टाइम पे राष्ट्रपति, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसको बोलते हैं USEPA। वैसे कार्सन कमेटी बना था सबसे पहले, लेकिन आजकल उसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बना है ना। पहले कार्सन कमेटी थी रचल कार्सन के नाम से, आजकल उसको USEPA बोलते हैं, जो कि सारे रेगुलेशन देखती है। ये सबसे पहला इवेंट था पर्यावरण संरक्षण के लिए। उसके बाद में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो आप जानते हैं फेमस सिटी है। वहां पे एक अर्थ समिट हुआ, सबसे पहला प्रयास था पृथ्वी सम्मेलन जैव विविधता संरक्षण के लिए। उसके बाद में दूसरा हुआ, वो हुआ विश्व शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। विश्व शिखर सम्मेलन हुआ 2002 में, कब, कहां पे, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जिसमें 190 देशों ने ये प्लेज किया, उन्होंने एक शपथ ली कि हम 2010 तक बायोडायवर्सिटी लॉस की जो रेट है या जैव विविधता जो क्षति की दर है उसमें हम कमी लाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, 190 कंट्रीज प्लेस देयर कमिटमेंट टू अचीव ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन, है ना, एक प्रभावी कमी लाएंगे हम, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन करंट रेट ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस बाय 2010 तक। आई बात समझ में? तो 2010 तक हम एक सिग्निफिकेंट कमी लाएंगे बायोडायवर्सिटी लॉस की जो रेट है उसमें। ये 2002 में हुआ था। आगे बात समझ में? तो ये ऐतिहासिक है, कुछ चीजें जो आपके पहुंची जा सकती हैं, है ना। विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने क्या बोला, है ना। आप जान सकते हैं कि अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ, कब हुआ, ठीक है। तो चलिए इतना ही है आज के सेशन के लिए। इसमें पूरा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में आपको बता दिया है। ऐसे ही छोटे छोटे सेशन आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ पे ऐसा छोटा सा एक वीडियो चाहिए जिससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। ये बताते रहिए, हम आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे छोटे छोटे सेशन, ये ज़्यादा बेटर रहता है। आप कभी जैसे मान लीजिए खाना खा रहे हैं, वीडियो चला लिया, क्लियर हो गया, ठीक है। कोई भी कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि आप वॉशरूम में बैठे बैठे ये वीडियो देखें, उस पर ध्यान लगाइए, वॉशरूम में मतलब फ्रेश होने पर ध्यान लगाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो भी आपका डाउट होगा वो लेके हम आपके सामने हाजिर होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए जो भी आपको क्लियर करना है। बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेके हम हाजिर हो जाएंगे। कोई और टॉपिक होगा तो उसका कोई दूसरा टीचर आएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास लेने के लिए। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।